अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश होती है कि दिन में 2 से 3 मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स अपलोड कर दूं। एपिसोड्स अपलोड करने के चक्कर में मेरे गले की बैंड बजी हुई है, तो प्लीज़ आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रखें और मैं आपका ख्याल रखूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें और मुझे साथ-साथ बताएँ कि आपको कौन-सा नॉवल रीड करना है। मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं वो नॉवल जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। चलें जी, बाकी बातें बाद में, नॉवल की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम निपटा लूँगा और अपनी जान के पास वापस आ जाऊँगा। इसकी आंखों पर अपने लब रखकर इसकी घनी काली पलकों से आंसुओं को चुनते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वहां जाकर मुझे पुरसुकून नींद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। शाह को भी जब तक तुम्हारे जिस्म की रनाइयों की खुशबू अपने सांसों में उतरती हुई महसूस नहीं होती, इस वक्त तक नींद को तुम्हारी शाह को भी नहीं आती। तुम्हारे लबों से जब तक मुझे नशा नहीं मिलता, मेरा दिन शुरू नहीं होता। इसके मखमली होठों पर अपने जब्त हाथों से अंगूठे से सहलाता हुआ बहकी हुई निगाहों से इसे देखकर बोला, ठीक है चले जाइए, मगर इस सुबह सुबह अपनी टोन खराब करने की जरूरत नहीं है। मीरा रोते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर पलके झुकाए हुए बोली। वो शाह की नजरों का बहकना समझ रही थी। जाने शाह, अब तो टोन खराब हो चुकी है, इसे ठीक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शाह ने इसकी कमर पर गिरफ्त सख्ती से करते हुए अपने हाथ अपने करीब कर लिया। शाह, सुबह सुबह का टाइम है, आप क्या कर रहे हैं? शाह को बहकर अपने ऊपर झुके हुए देखकर मीरब शर्मा कर बोली, चलो सुबह का थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करने की कोशिश कर लेता हूँ। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा क्योंकि मेरी रात की फ्लाइट है। दिलावर सारी तैयारियां कर लेगा। घर से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाऊंगा तो जानिशा, खा पी कर खुद को तैयार कर लो। शाह के जाने से पहले दो दो दिन के लिए एनर्जी इकट्ठी करके ले जाएगा। नो नो शाह, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मीरब शाह की शिद्दतों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थी और अब तकरीबन 10 दिन हो गए थे कि शाह साहब को एनर्जी नहीं मिली थी क्योंकि घर का माहौल ऐसा ही था। तो अब शाह इसका ये क्या हशर करने वाला था, ये मीरब को अच्छी तरह से पता था। यस यस शाह की जान, ऐसा ही होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने शाह की नीयत से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो और इस वक्त तुम्हारे शाह की नीयत तुम पर खराब हो चुकी है, तो चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो कसम से तुम्हें खा जाऊंगा। शाहमीर शाह मीरब की मखमली गाल पर हल्के से दांत काटते हुए कहा। आ शाह शाह के दांतों की चुभन से मीरब के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली, मगर वो सिसकी को इग्नोर करता हुआ मीरब के गाल के साथ अपने सख्त बियर्ड वाले गाल को रब करते हुए मसरूफ हो रहा था। शाह शाह, अब भी तो आप अपनी धुन में मस्त, इसके गालों पर अपनी रब करते हुए गंभीर आवाज में बोला। शाह, आप अब आपको मुझ पर थोड़ा सा तरस खाना चाहिए क्योंकि मेरी कंडीशन पहले जैसी नहीं है। मीरब अपनी जान छुड़वाने के लिए अपनी कंडीशन का हवाला दिया। सच में आजकल मीरब की तबीयत काफी निढाल और थकी थकी रहती थी, इसलिए वो शाह के कुर्बत की सख्तियां और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मेरी जान के टोटे, तुम्हारी कंडीशन के लिहाज से मुझे कितनी सख्ती दिखानी है इतनी अकल है तुम्हारे शाह में, इसलिए फजूल के बचगाना मज़ाहमतें खड़ी मत करो। मैं इसीलिए डॉक्टर से ओके का साइन लेके आया हूँ। इसकी गर्दन पर लब रखते हुए एक जोरदार लव बाइट करते हुए एक बार फिर से मेरब को सिसकने पर मजबूर कर दिया। ठक ठक ठक। शाह बहुत बहके हुए अंदाज में मेरब को खुद के करीब किए हुए इसकी गर्दन पर झुका हुआ था जब दरवाजा खटकने की आवाज आई। ओहो, ये सुबह सुबह कौन डिस्टर्ब करने आ गया है? रोमान शाह ने नागवारी से मेरब की गर्दन पर से अपने लब उठाए हुए थे। कौन? रोमान शाह ने बेजार सी आवाज दी। साहब जी, बड़ी बीबी नाश्ते की टेबल पर आप और भाभी जी को बुला रही हैं। नौकरानी पैगाम पहुंचाकर जा चुकी थी। चलिए नाश्ता करने चलते हैं, आपकी सास को बहुत फिक्र है अपनी बहू की। इनको पता है कि इनकी बहू की जान तो खा पी कर भी इनके बेटे को सहने की हिम्मत रखती तो बिना खाए पिए तो कहीं बेहोश ही ना हो जाए। रोमान शाह मीरब की नाजुक मिजाजी
کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ناشتے کے لیے لے جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ شاہ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ شاہ کی شدتیں میرب کا حشر نشر کر دیتی تھی۔ السلام علیکم امی جان۔ رومان شاہ ناشتے کے ٹیبل پر آتے ہی سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنی امی جان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ادب سے بولا، وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ میرے ٹیبل کی رونق آ گئی۔ رومان شاہ اور میرب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم امی جان۔ میرب نے اپنی ساس کے آگے سر جھکاتے ہوئے ادب کا مظاہرہ کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، اب کیسی طبیعت ہے؟ بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، امی جان طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرب کو اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نظر جھکائے ہوئے چپ سی کر گئی۔ میرب کی شرماہٹ اور چپی دیکھ کر میرب کے ساس اور ان کی دونوں کی جٹھانیاں جو پاس میں ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی ہنسنے لگی۔ پریشان مت ہو بیٹا، پریگنینسی میں اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے، تم گھبراؤ نہیں اور اچھی ڈائٹ لینے کی کوشش کیا کرو، میرب کی ساس نے بڑے پیار سے کہا۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلا کر جی کہا۔ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سب افراد بہت خوش تھے سوائے مہک کے۔ ناشتہ کرتی ہوئی مہک کے گلے میں ڈبل روٹی کا سلائس پھنسنے لگا تھا میرب کو اس طرح سے خوش دیکھ کر۔ اوپر سے رومان شاہ کی نظریں جو میرب پر صدقے واری جا رہی تھی، یہ دیکھ کر مہک کے دل کو جو حسد اور جلن تھی، میرب کے لیے رومان شاہ کی محبت بھری نظریں جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ رومان شاہ ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے میرب کو بار بار ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہو، اور مہک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرب کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر خود براجمان ہو کر بیٹھ جائے اور رومان شاہ کی محبت بھری نظروں اور حقدار وہ ہو۔ میرب تم یہ اورنج جوس پیو، تمہاری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ رومان شاہ نے خود میرب کے لیے جوس ڈالتے ہوئے اس کے آگے کیا۔ نہیں شاہ، مجھے صبح صبح نہیں پیا جائے گا، فی الحال میں کچھ بھی نہیں کھانا۔ میرب نے نہ میں سر کو ہلاتے ہوئے ہاتھ سے جوس پیچھے کیا۔ میرب جوس تو پینا پڑے گا، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ رومان شاہ نے زبردستی اورنج جوس والا گلاس میرب کے منہ کو لگا دیا۔ میرب نے 2 سپ لینے کے بعد خراب سا منہ بناتے ہوئے نہ کہا، اور نہیں پی سکتی۔ میرب پورا گلاس فنش کرو، جب کہا ہے تمہیں جوس پینا ہے تو مطلب پینا ہے۔ رومان شاہ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھا کر زبردستی میرب کو پورا گلاس پلا دیا۔ میرب گندا سا منہ بناتے ہوئے شاہ کے ڈر سے پی گئی۔ شاہ نے اب گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ شاہ کے لیے میرب کی اس قدر کیئر دیکھ کر مہک اپنی مٹھیاں میچ کر لی تھی، جبکہ باقی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگ بے حد خوش تھے۔ رومان شاہ اور میرب کی محبت کو دیکھ کر، رومان شاہ کی بے حد کیئر کو دیکھ کر، سوائے جل ککڑی مہک کے اور آگ تو مہک کے وجود میں غصے کی آگ تو اس وقت لگی جب مہک کی نظر رومان شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ رومان شاہ نے سب کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مصروف پا کر ٹیبل کے نیچے سے میرب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ سوری، بس پھر تو مہک کی جلن اس کے آپے سے باہر ہونے لگی۔ وہ کرسی کو ایک دم سے پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے روم کی جانب تیزی سے جا رہی تھی، جبکہ اس کی امی نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا کہ مہک کیا ہوا ہے؟ مہک نے بنا پلٹے اور بنا جواب دیے ہی بدتمیزیوں کی طرح چلی گئی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد کو یہ نہیں پتا تھا کہ مہک کیوں اس طرح سے آگ بگولا ہو کر اٹھ کر چلی گئی ہے، جبکہ رومان شاہ کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ مہک کو کیا ہوا ہے، مگر اس کی بلا سے مہک جائے بھاڑ میں، اسے کون سا مہک سے کوئی لینا دینا تھا۔ وہ تو اپنے محبوب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس لیے پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ 1-2 دن کی دوری رومان شاہ کے لیے بھی کاٹنی بہت مشکل تھی۔ میرب نے تو اسے رو کر اپنا غصہ اور فیلنگز بتا دی، جبکہ رومان شاہ کو اپنے دل میں دبا کر ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا تڑپ رہا ہے۔ میرب کے درد دور ہونے سے یہ 2 دن کی دوری اسے 2 سال کی لگ رہی تھی۔ اگر میرب پریگننٹ نہ ہوتی تو رومان شاہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاتا۔ اس نے تو پتہ نہیں ایک دن کتنی مشکل سے گزارا تھا جب وہ اپنی ماں کے گھر پر رکی ہوئی تھی، اور اب اسے مجبوری کے تحت خود چھوڑ کر 2-3 دن کے لیے جانا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں رومان شاہ اپنا آج سارا دن صرف میرب کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔
تو اس کی بلا سے مہک جائے بھاڑ میں، جو بھی سوچتی ہے سوچتی رہے۔ رومان شاہ اپنے دماغ میں سوچ کر رہ گیا۔ امی جان، میں ضروری کام سے ترکی جا رہا ہوں، میری صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تو میں اپنے روم میں ہی آرام کروں گا، کیونکہ آنے والے 2-3 دن میرے لیے کافی بزی رہیں گے۔ تو پلیز آپ کوشش کیجیے گا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جی بیٹا، آپ جاؤ اور آرام کرو، اور خیریت سے جانا۔ میں صبح 4 بجے تمہیں جگا دوں گی۔ نہیں امی جان، میں چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں الارم لگا کر سوؤں گا۔ اور یہ دوسرا یہ کہ گھر میں تقریباً 10 بجے تک چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے دلاور کے ساتھ کچھ خاص ڈسکس کرنی ہے، تو ہم لوگ مل کر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، تو تم آرام کرو جا کر، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ رومان شاہ اپنی ماں سے پیار لے کر میرب کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے روم کی جانب چل دیا۔ میرا پلین میں بیٹھنے ہی کچھ دیر بعد سو گئی۔ شاہ جو مرحا سے باتیں کر رہا تھا، مرحا کا جواب نہ پا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مرحا کو آرام سے سوئے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ کر لو میری جان اپنی نیند اچھے سے پوری کر لو، کیونکہ اب تم اے سی پی شامیر کے شکنجے میں خود آ کر پھنسی ہو۔ میری نازک سی جان، گاؤں کے پرسکون ماحول میں تمہیں خود کے اتنے قریب پا کر تنہائی میں اے سی پی کا بہکنا تو کنفرم ہے۔ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا مرحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے لٹکے ہوئے انکمفرٹیبل سر کو اپنے کاندھے پر آرام دے کر پوزیشن میں رکھتے ہوئے سوچ کر مسکراتی ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں آ گئی ہے میرے اور رومیو کے بیچ میں؟ اللہ میاں، ہو گئی مجھ سے ایک بار غلطی، رومیو کو چھوڑ کر، مگر اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ مہک کمرے میں آ کر بیٹھ پر پڑے ہوئے تکیوں کو زمین پر پٹکتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی، اور ساتھ میں خود کو بے قصور اور مظلوم سمجھ کر رب سے شکوے اور شکایتیں کر رہی تھی۔ رومیو میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا میرب، میں بہت جلدی تم سے رومیو کو واپس چھین لوں گی۔ تم جب میرے رومیو کے ساتھ اس طرح گھومتی ہو اور تمہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا منہ نوچ لوں۔ مہک لفظوں کو چبا چبا کر روم میں اکیلی ہی بکواس کر رہی تھی۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں آپ کو تو روم میں آ کر آرام کرنا تھا نا؟ شاہ روم میں اندر قدم رکھتے ہی پیچھے آتے ہوئے میرب کی کلائی پکڑ کر بنا جھٹکا دیے نرمی سے کھینچ کر اپنی جانب کرتے ہوئے روم کے دروازے کو اپنی ٹانگ سے بند کر چکا تھا۔ ہاں تو میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، اب میں آرام ہی تو کرنے لگا ہوں، اور میرا آرام و سکون تو تم ہو جانے شاہ۔ وہ میرب کو وہیں دروازے کے ساتھ پن کیے کھڑا گہری نظروں سے دیکھ کر آنکھ کو دباتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شاہ، آپ کو پتا ہے آپ ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، اگر آپ بزنس مین نہ ہوتے تو بہت اچھے ایکٹر ہوتے۔ میرب شاہ کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھ کر خود بھی مسکرا کر بولی تھی، بہت بہت شکریہ، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے میری صلاحیتوں کو پہچان کر مجھے بتایا کہ میرے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں۔ اب تم میری صلاحیتوں کو چھوڑو، مجھے جلدی سے لپ کس دو، مجھے بھی تو پتا چلے کہ میری بیوی کے اندر کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ رومان شاہ شوخ انداز سے اپنے آتشی لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ شاہ، یہ کیٹیگری آپ کی ہے تو یہ کام آپ خود ہی کیا کریں۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں چکا کر بولا۔ کیوں جانے من، کہاں لکھا ہے یہ کیٹیگری صرف شوہر کی ہوتی ہے؟ رومان شاہ نے میرب کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جواب دو، کیا بیوی کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر پر اپنا پیار ظاہر کرے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا سنجیدہ انداز سے پوچھا تھا۔ شاہ، آپ چھوٹی سی بات پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ میرب، کبھی کبھی چھوٹی سی بات میاں بیوی میں بہت کمی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو بہت پیار اور محبت کرتا ہے تو شوہر بھی بدلے میں اپنی بیوی کی محبت کی توقع رکھتا ہے۔ تو شاہ، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میرب نے جلدی سے اپنی محبت کی وضاحت دی۔ مجھے پتا ہے میری جان کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، مگر اس محبت کو مجھ پر ظاہر بھی تو کیا کرو۔ وہ آج تو مجھے تم نے لپ کس چاہیے جو تم خود مجھے دو گی، رومان شاہ سیریس اور ضدی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرب کو تو پتا تھا کہ شاہ کی سوئی اب اس بات پر اٹک چکی ہے کہ دو ہی حل ہے، یا تو شاہ کی بات مان لی جائے یا پھر شاہ کو ناراض کر کے ترکی بھیج دیا جائے۔ میرب شاہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے دوسرا آپشن بہتر لگا۔ ٹھیک ہے شاہ، پھر آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں اپنی آنکھیں بند کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شاہ کو کس دینے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اسے خود کس کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار میرب شاہ
کو خود سے کس کرنے والی تھی، جو کہ میرب کے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر اب راہ فرار نہیں تھی کیونکہ انکار کا مطلب تھا شاہ کی ناراضگی۔ وہ اتنے پیار کرنے والے شوہر کو 2 دن کے سفر پر ناراض کر کے تو ہرگز نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میری جان، جب شرف تمہیں آ رہی ہے تو آنکھیں بھی تم بند کرو۔ مجھے تو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی، اس لیے میں تو ہرگز آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ انداز شرارتی اور اٹل تھا۔ شاہ، اب میں آپ کی بات مان رہی ہوں تو پلیز آنکھیں بند کر لینا۔ میری خاطر میرب نے بیچارہ سا منہ بنا کر شاہ کی منت کی۔ شادی کے اتنے مہینوں بعد پہلی کس ملنے والی ہے مجھے تمہاری طرف سے، اور اس کے لیے بھی میں اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ تمہیں شاہ کیا چھوٹا سا بچہ لگتا ہے؟ مسز میرب، رومان شاہ۔ شاہ، آپ کو پتا ہے آپ بہت ضدی ہیں، میرب نے غصے والا منہ بنا کر کہا تھا۔ جب اتنی اچھی طرح سے جانے شاہ تم اپنے ضدی شاہ کو جانتی ہو تو پھر کیوں فضول کی مزاحمتیں کر کے میرا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو؟ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے کہا، میری ایک چھوٹی سی فرمائش تم پوری نہیں کر سکتی؟ اگر تم نے یہ فرمائش مجھ سے کی ہوتی تو اب تک میں تمہیں 10 بار لپ کس دینے کے بعد تمہارے ان مخملی ہونٹوں کو بھی آدھا کھا چکا ہوتا۔ شوق ہوتے ہوئے اس کے ہونٹ پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے کہا، شاہ پلیز یہ مت کیا کریں، مجھے درد ہوتا ہے۔ شاہ کے دانتوں کے دباؤ سے اس نے سسکتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ میری لپ کس دے رہی ہو یا پھر میں ترکی جانے کی تیاری کروں اور ٹائم سے پہلے ہی جا کر ایئرپورٹ بیٹھ جاؤں؟ شاہ نے اب کی بار میرب کو دھمکی دی تھی۔ اوکے کرتی ہوں، میرب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، میں بالکل ریڈی ہوں، اپنے کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھایا کیونکہ شاہ اور میرب کی ہائٹ میں کافی فرق تھا۔ میرب کو شاہ کے لبوں تک پہنچنے کے لیے اپنی ایڑیاں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ میرب نے اپنی طرف سے ایڑیاں اٹھا کر آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی ہائٹ برابر کی تھی، مگر اب بھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے لب صرف شاہ کی گردن تک آ رہے ہیں۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی کہ اب کیا کرے، کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ آخر اس کے لب شاہ کے لبوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے۔ اب اسے شاہ کی شیطانی دیکھ کر غصہ آیا تھا کیونکہ شاہ اپنی ایڑیاں اوپر کر کے اپنی ہائٹ کو اور بھی اوپر لے گیا تھا، جس کی وجہ سے میرب بیچاری ایڑیاں اٹھا کر بھی شاہ کے لبوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اب میرب غصے سے پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی کمر کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر جب شاہ نے اسے اوپر اٹھایا تو اب اس کی ہائٹ شاہ سے بھی لمبی ہو چکی تھی اور اب اس کا چہرہ شاہ کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آئیبرو اٹھا کر بہکی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اشارے سے اپنے ہونٹ باہر نکال کر شاہ اسے کس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میرب نے پھر سے آنکھیں بند کی اور ہاتھ شاہ کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھے، اپنی مخملی ہونٹ نرمی سے اپنے شاہ کے آتشی لبوں پر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کس کی اور جلدی سے اپنے لپ پیچھے کر کے اتنے میں شاہ بے حد خوش ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرب جتنا کر چکی ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب شاہ کی باری تھی۔ شاہ کو کہاں اتنی ننھی منی سی کس سے صبر آنے والا تھا؟ وہ اب تو میرب کو اسی پوزیشن میں اٹھائے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے کھڑا تھا۔ میرب کی دونوں ٹانگیں شاہ کی کمر پر لپٹی ہوئی تھی، جو کہ میرب نے نیچے گرنے کے ڈر سے شاہ کی کمر کے پیچھے پن کر رکھی تھی۔ اب شاہ میر نے کے مخملی ہونٹوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید میں لیے ہوئے پوری شدت سے نمی کا ہر قطرہ اپنے اندر انڈیل رکھا تھا۔ شاہ نے میرب کی سانسیں مشکل کر رکھی تھی، مگر میرب اپنی طرف سے بہت صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے شاہ کو ناراض کر کے نہیں بھیجنا تھا۔ شاہ جتنی شدت سے اس کے لبوں سے نمی چوس رہا تھا، میرب اتنی ہی سختی سے شاہ کے کاندھوں کو دبوچ رہی تھی۔ میرب کے ناخنوں کی چبھن شاہ اپنے کاندھوں پہ محسوس کر رہا تھا، مگر شاہ کو بھی چبھن بھی میٹھی لگ رہی تھی۔ شاہ اپنے دل کی پیاس بجھا کر پیچھے ہٹا تو میرب آنکھیں بند کیے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ کو اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔
शाहमीर मुझे नीचे उतारे। इसने मीरब को दीवार के साथ पिन करके पूरी तरह इसे अपने रहमो करम पर कर रखा था। मीरब का पूरा वजन शाह के ऊपर था। वो गिरने के डर से शाह की कमर के गिर्द अपने दोनों टांगे पिन किए हुए थी और अपने हाथ शाह के कांधों पर रख के मजबूती से पकड़े हुए खुद को गिरने से बचा रही थी। नहीं, अभी मुझे इसी पोजीशन में और किस चाहिए। इसके मखमली होंठों पर नमी देखकर शाह का दिल अभी भी भरा नहीं था। इसने तो सिर्फ मीरब को थोड़ी सी सांस लेने के लिए आज़ादी बख्शी थी, वो सिर्फ इसकी प्रेगनेंसी की वजह से, वरना तो शाह ने इसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं देना था। बस शाह, और नहीं, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। प्लीज। मीरब कांधों पर हाथ रखते हुए सर नफी में हिलाकर मना कर रही थी। मेरी जान, थोड़ी सी सांसें अपनी मुश्किल कर लो। ये 2 दिन तुम्हारे बिना काटे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ तो एनर्जी अपने अंदर सेव कर लेने दो, जिससे मैं तुमसे 2 दिन की दूरी बर्दाश्त कर सकूं। वो कहते हुए मीरब के सर पर हाथ रखकर इसके चेहरे पर वापस झुका था। फिर से इसके मखमली होठों को अपनी कैद में लिए मीरब की सांस पीते जा रहा था। बहुत देर के बाद जब पीछे हुआ तो मीरब की सांसें पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वो तेज धड़कनों के साथ बड़ी बड़ी सांसें ले रही थी। अब शाह की नजर इसकी खूबसूरत गर्दन पर आई। लब इसकी गर्दन पर रखकर वहां पर अपने लम्स छोड़ रहा था। इतने शिद्दत भरे लम्स थे कि मीरब को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। कहीं लबों की गर्मी और कहीं शाह के दांतों की चुभन मीरब को बेहाल किए हुई थी। मीरब के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। शाह ने बड़ा नरमी से नीचे उतारा और झुककर इसे उठाता हुआ बेड तक ले आया। अगले कुछ सेकंड में मीरब की कुर्ती इसके नाजुक वजूद से अलग करते हुए जमीन पर फेंक चुका था। अपने मजबूत हाथ की हथेली इसके पूरे वजूद पर फेर रहा था। शाह के हाथों की गर्मी इससे अपने पूरे वजूद में बिजली की लहरें दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। शाह के हाथों की गर्मी से इसके नाजुक सा वजूद को झुलस रहा था। वो अब इसके गालों, लबों से गालों तक का सफर करते हुए गर्दन से होता हुआ दिल वाले मकाम पर आन रुका था। शाह की सख्ती बढ़ने लगी थी। हालांकि शाह अपनी जानिब से बहुत कोशिश कर रहा था कि वो मीरब को ऐसी कंडीशन में सख्ती न दे, मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। मीरब की सिसकियां तेज होने लगी थी। वो अपने मजबूत हाथ इसकी नाजुक हथेलियों पर रखकर इसकी उंगलियों में फंसाए हुए इस पर अपनी काबिज होता जा रहा था। इसकी टांगों तक को पिन कर चुका था। मीरब के पास कोई भी राह फरार नहीं थी। इस बार वो अपने शाह की मोहब्बत से फरार होना भी नहीं चाहती थी। वो अपने नाजुक से वजूद पर शाह की शिद्दतों को सहती हुई कहीं कहीं अपनी मोहब्बत का एहसास भी अपने लबों से दिला रही थी, जिससे शाह का दिल मसरूर होकर और भी बहक रहा था। अपनी मोहब्बत की शिद्दतें शाह इस पर लुटाता जा रहा था और अब मीरब के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। पूरे रूम में शाह की शिद्दतों को सहती हुई मीरब की सिसकियां गूंज रही थी। शाह अपनी मोहब्बत की बारिश मीरब पर पूरी तरह से बरसा चुका था। अब वो इसे अपनी बाहों में लिए इसे अपने ऊपर लिटाकर बहुत पुरसुकून अंदाज से लेटा हुआ था। शाह, आपको पता है आप अपनी मोहब्बत के बारे में बहुत जालिम हैं। शाह की शिद्दतों से टूटी हुई मीरब ने शाह के सीने पर सर रखे हुए शिकायत भरे अंदाज से कहा, हाँ मीरब, सच में मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी मोहब्बत तुम पर नरमी से बरसाऊं, मगर तुम्हारे खूबसूरत बदन की रनाइयां देखकर मैं बहक जाता हूँ और तुम्हारे वजूद से उड़ती हुई तुम्हारे बदन की नेचुरल खुशबू मुझे होश से बेगाना कर देती है। और इसी मदहोशी में मेरी मोहब्बत की शिद्दतें कब सख्ती में बदल जाती हैं मुझे तो खुद भी पता नहीं चलता। वो मीरब को अपने सीने पर लुटाए अपनी बाहों की गिरफ्त में लेकर अपनी बेगुनाह ही बता रहा था। मीरब को शाह की वजाहत पर हंसी भी आई थी और प्यार से भी। वो बिना कुछ बोले शाह के सीने पर सर रखे हुए पुरसुकून लेटी हुई थी। मीरब को अपने सीने पर लेटे हुए देखकर रोमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से मीरब के माथे को चूम लिया। मीरब बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए शाह ने इसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसे बड़ी नरमी से अपने ऊपर से हटाकर बेड के तकिए पर सर रखकर लिटा दिया। खुद इसके पास आकर और आराम उठकर फ्रेश होने चला गया। रूम में किसी भी तरह की हलचल और आवाज ना हो, इसका इसने पूरी तरह ध्यान रखा हुआ था। इससे पूरी फिक्र थी कि कहीं जरा सी आवाज से मीरब की आंख ना खुल जाए। वो जानता था कि इसकी बीवी के लिए इस वक्त आराम कितना जरूरी है। वो फ्रेश होकर टॉवल से अपना सर और बदन पहुंचते हुए वॉशरूम से निकलकर रूम में आया था।
وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی جانب جا رہا تھا کہ اس کی نظر صوفے پر رکھے ہوئے کپڑوں کی جانب گئی۔ صوفے پر بہت سلیقے سے اس نے اس کی پینٹ شرٹ کو کوٹ ٹائی اور موزے رکھے ہوئے تھے۔ پاس ہی نیچے شاہ کے سوٹ کے میچنگ شوز کا بھی نکال رکھے ہوئے تھے۔ شاہ نے مسکرا کر سوئی ہوئی میرٹ کی جانب دیکھا، جسے اپنی شاہ کی اتنی فکر تھی کہ وہ سب کچھ پہلے سے سیٹ کر کے رکھ چکی تھی، اور یہ اس نے کب کیا تھا یہ تو شاہ کو پتا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی سوئی ہوئی پیاری بیوی پر بہت پیار آیا۔ وہ شرٹ پہن کر ڈریسنگ میرر کے سامنے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی نظریں میرر سے میرب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جو شرٹ رات کو شاہ نے پہنی ہوئی تھی اس وقت میرب کے زیب تنگ تھی۔ وہ اپنی شاہ کی شرٹ کو پہنے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر بے فکر سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی سے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جس شاہ پر میرب مرتی تھی، جس شاہ کے لیے وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھی، آج وہ شاہ اس کو کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلکی بالوں کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری ہوئی شاہ کو جیلس کر رہے تھے۔ شاہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس پر پرسکون چہرے کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کر رہا تھا۔ شاہ کی انگلی کی حدت سے میرب کی گہری نیند میں ہلکی سی کسمس آئی تھی، مگر بہت لیٹ سونے کی وجہ سے نیند سے بیدار نہیں ہو سکی تھی۔ شاہ نے بڑی محبت سے اس کے پرسکون کشادہ پیشانی پر اپنے لب رکھ کر عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ شاہ کے آتشی لب میرب کی دودھیا گردن پر اپنی محبت کی مہریں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کے گال پر بھی شاہ کی دی ہوئی محبت کی مہروں کی مدھم سے نشان نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ کر شاہ اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے دبا کر مسکرا دیا۔ بلینکٹ کے اوپر ہی میرب کے پیٹ پر اپنے لب رکھ کر اس ننھے سے آنے والے وجود کو محسوس کرتے ہوئے شاہ نے دل میں ایک نئی احساس کو محسوس کیا۔ وہ پل شاہ کو یہی لگا کہ اس کے لب سچ میں سامنے پڑے ہوئے اپنے بچے کے نازک سے خوبصورت چہرے پر ہیں۔ یہ احساس اس کو اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ سچ میں دنیا میں آئے گا تو اس وقت وہ کیا محسوس کرے گا۔ شاہ دل میں سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے پیچھے ہوا اپنی تیاری کرتے بنا آواز کیے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ میرب کو نیند سے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی جاتے ہوئے اس کا افسردہ چہرہ دیکھ پاتا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جتنا سکون تھا، شاہ اسی سکون کو اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے ترکی جا رہا تھا۔ آنے والے 2 دن جتنے میرب کے لیے مشکل تھے، اتنے ہی شاہ پر بھی بھاری پڑنے والے تھے۔ اسے اپنے دل کے خلاف جا کر 2 دن تک اپنی جان شاہ سے دور رہنا تھا۔ شاہ نے کتنی مشکل سے اپنے قدم دروازے سے باہر رکھے تھے، یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ شاہ اپنے دل سے ہی جنگ کر رہا تھا کہ محبوب کو یوں چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ یہ آج کوئی شاہ کے دل سے پوچھتا۔ شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر میرب اس تکلیف کو محسوس نہ کرے، اس لیے شاہ اس کا یوں سویا رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شامیر مرہا کو لے کر گاؤں کی حدوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی جیب کچے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی گاؤں کی جانب رواں دواں تھی۔ پیچھے نفری کا ڈالا بھی آ رہا تھا۔ شامیر کی سیکیورٹی کے لیے تھا۔ ویسے تو شامیر کو گاؤں سے باہر شہر میں ایک اچھا سرکاری گھر دیا گیا تھا، مگر شامیر نے خود ہی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ غریب کسانوں کی ڈھال بن سکے۔ وہ ہر وقت گاؤں میں رہ کر اچھی طرح سے ان کی حفاظت بھی کر سکتا تھا۔ شامیر ایک بہت ذمہ دار اور پولیس آفیسر تھا، اس لیے اس کا ٹرانسفر یہاں پر کیا گیا تھا۔ وہ جس بھی کیس میں ہاتھ ڈالتا، پوری ایمانداری سے اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا۔ گاؤں میں کسی کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمیندار زیادہ شوخہ ہو کر لوگوں پر قابض ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اسے ACP شامیر نے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہاں پر رہنا کافی مشکل تھا، کیونکہ یہ اس وقت بہت ہی قدیم اور چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر کچھ خاص سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ یہاں پر لوگ آج بھی ہینڈ پمپ کا استعمال کرتے تھے۔ تقریباً سارے گاؤں میں کے مکانات کچی مٹی سے تعمیر کیے ہوئے تھے، مگر اس گاؤں میں ایک چیز بہت اچھی تھی کہ یہاں کے لوگ کافی صفائی پسند اور محبت کرنے والے ہمدرد لوگ تھے۔ کچے گھروں کو بھی بڑی نفاست سے رکھا گیا تھا، جہاں شہر کی دنیا میں گھروں کو رینوویٹ کرنے کے لیے پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہاں آج بھی مٹی کے لیکوڈ سے گھروں کی دیواروں پر پینٹ کیا جاتا تھا اور گھروں کو بہت ہی قدیم طریقے سے چھوٹی چھوٹی دیواروں کے ساتھ جاذب نظر بنایا ہوا تھا۔
गांव में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ के किसानों की मेहनत इनकी खेती बाड़ी के सरसब्ज वादों में नजर आती थी। आज भी लोग यहाँ पर बैलों की मदद से कुएं से पानी निकालकर घरों में पीने के लिए लेकर जाते थे। यहाँ पर आज भी गांव की औरतें तंदूर पर रोटियां लगवाकर ले जाती थी। पूरे गांव में एक मीठे पानी का कुआं था, जहां से गांव की औरतें पीने का मीठा पानी मटके में भर के अपने घरों में ले जाती थी। गांव में बिजली तो थी, मगर ज्यादातर गायब ही रहती थी। मगर गांव की आबो हवा इतनी ठंडी थी कि यहाँ पर जून जुलाई में भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। हर घर में दरख्त मौजूद होने की वजह से फिजा में हर वक्त साफ सुथरी और ठंडी थी। आजकल तो वैसे ही बाहर का मौसम चल रहा था, तो मौसम वैसे ही बहुत बहुत खुशगवार था। शाहमीर और मिराह जैसे ही गांव की हदों में दाखिल हुए, छोटे छोटे बच्चे जीप को देखकर पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे। मिराह को एक बात बहुत अजीब लगी। अक्सर लोग पुलिस को देखकर डर जाया करते थे, मगर यहाँ पुलिस को देखकर लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक और खुशी नजर आ रही थी। मीर, ये सब लोग पुलिस को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मिराह ने हैरानी से लोगों के चेहरे को देखकर कहा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला इस काबिल जमींदार के डर से टिकता नहीं है, और जो टिकते हैं वो रिश्वत लेकर इनके कुत्ते बन जाते हैं, और इन बेचारे किसानों के लिए भी मुश्किल नहीं कुछ नहीं करते। इन लोगों को बहुत देर हुकूमत ने ये लारा लगा रखा था कि यहाँ पर एसीपी शामिर मलक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मगर मैं आसिम वाले केस में फंसा हुआ था, तो मेरा ट्रांसफर रुका हुआ था। इसलिए आज इनको मेरे आने की बहुत खुशी है। मिराह को यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि लोग शामिर को इस कदर पसंद करते हैं, और इसका शौहर इतना बहादुर है कि लोग इसको अपना मसीहा समझते हैं। इसके दिल ने खुशी की एक बेट पिस की थी। लोग हाथ हिला हिलाकर शामिर को सलाम कर रहे थे। शामिर भी इनकी बहुत खुशी से हाथ हिलाता हुआ सलाम का जवाब दे रहा था। शामिर में एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं थी। वो इन गरीब लोगों को बड़ी मोहब्बत की नजरों से देख रहा था। आज मिराह को शामिर का एक नया रूप देखने को मिला था, और लोगों के दिलों में इसके लिए इस कदर मोहब्बत और यकीन था कि लोगों के चेहरों पर सजी हुई खुशी और चमक से मिराह को पता चल रहा था। अहमद और शाहजेब दोनों अपने फेवरेट कैफे में बैठे हुए चाय पी रहे थे। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मंगनी की आखिर डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर साहब को फंसा ही लिया। अहमद ने दांत निकालते हुए मजाक किया। खैर मुबारक, मगर यार कमीने के बगैर मुझे तो मंगनी का भी मजा नहीं आने वाला। शाहजेब ने खराब मूड से जवाब दिया था। यार इसकी भी मजबूरी थी, नहीं तो तुम्हें पता है कि वो इस तरह तुम्हारी मंगनी का रिसेप्शन छोड़कर कभी नहीं जाता। अहमद ने रोमान शाह की तरफदारी करते हुए शाहजेब को समझाया, जो इस वक्त रोमान शाह के ना आने पर बहुत खराब मूड में बैठा हुआ था। तुम इस वक्त इसकी तरफदारी मत करो। अगर मेरी जगह तुम्हारी मंगनी होती और हम दोनों में से कोई नहीं आता, तो फिर तुम्हें एहसास होता कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ। अहमद की तरफदारी पर शाहजेब ने गुस्से से कहा। हाय यार, पहले मेरी मंगनी तो हो लेने दो, फिर तुम दोनों भी ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद ने शाहजेब का मूड लाइट करते हुए कहा। बताओ, कोई लड़की नजर में है तो पहले तुम्हारी मंगनी करवा देते हैं। शाहजेब ने हंसते हुए इसकी ठंडी हाय का जवाब दिया। लड़की तो है यार मेरी नजर में, मगर इसके लिए भी रोमान शाह का मानना जरूरी है। इसने तो फिलहाल मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाई। यानी कि सच में तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? शाहजेब ने हैरानी से पूछा। हाँ यार, लड़की तो है, अहमद ने मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया। कौन है वो यार रोमान? इसको कैसे जानता है? सारी बात फटाफट बताओ कमीने। मैं तुम दोनों को पल पल की खबर पहुंचाता हूँ, और बगैर तो तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। शाहजेब ने चुटकी बजाते हुए सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट से बताने को कहा। यार कंफर्म होता तो बताता ना। रोमान शाह इसलिए जानता है क्योंकि वो इसकी कजन है। आई थिंक तुम इसकी ताया की बेटी महक की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही पहचान। मुझे वो काफी अच्छी लगी थी, और घर वालों का भी शादी के लिए काफी दबाव है, तो मैंने रोमान शाह से बात की थी, मगर इसने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। यार रोमान शाह को मनाना कौन सा मुश्किल काम है? इसको वापस आने दो, मिलकर दोनों इससे बात करेंगे। बस तुम दुआ करो कि ये लड़की राजी हो जाए। तुमने कौन सा रोमान से शादी करनी है? जो रोमान का मानना लाजिम है। इसको तो हम मना लेंगे, मसला तो लड़की का है, इसका मानना जरूरी है। शाहजेब ने बहुत एक्साइटेड होकर बोला था। यार मैं दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने शादी का स्टेप तो ले लिया। शाहजेब ने दोस्ती वाले स्टाइल से शेक हैंड करते हुए कहा।
हाँ यार, मैंने भी सोचा कि जब वो मुझे छोड़कर पुरसुकून जिंदगी गुजार सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ? अपने घर वालों और दोस्तों के लिए भी मुश्किल बना हुआ हूँ। अहमद ने संजीदा अंदाज से कहा था। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, और यही राइट फैसला था कि किसी की खातिर जिंदगी को रोक लेना अक्लमंदी नहीं है। वो वैसे भी यार, हम दोनों ही मोहब्बत के मामले में बदकिस्मत रहे हैं। चलो, अब जो हमारी जिंदगी में आएंगी, हम इन्हीं से मोहब्बत करेंगे और इन्हीं से मोहब्बत की तवक्को रखेंगे। डॉक्टर शाहजेब ने टूटे हुए दिल से मुस्कुराते हुए कहा। गांव में पहुंचते पहुंचते शामिर और मिरा को शाम हो गई थी। रास्ते में खाना वगैरह तो खाकर आए थे, इसलिए इनको कोई खास भूख नहीं थी, और गांव वालों ने बहुत खुश दिली से खालिस दूध में चाय बनाकर भेजी थी और साथ में देसी अंडे बॉईल करके भिजवाए थे। गांव वालों ने खाने के लिए बहुत कहा था, मगर शामिर ने इनकार कर दिया, क्योंकि शामिर और मिरहा दोनों को ही भूख नहीं थी, और शामिर को इस तरह से मेहमान नवाजी करवाना भी पसंद नहीं था। ये तो सिर्फ गांव वालों की मोहब्बत के लिए इसने चाय और अंडे वगैरह लिए थे। गांव में जो घर इनको रुकने के लिए मिला था, साफ सुथरा छोटा सा एक घर था, जिसमें एक ही कमरा और सामने छोटा सा बरामदा बना हुआ था। कच्चा मकान था और सहन में वॉशरूम और हैंडपंप लगा हुआ था। कमरे के अंदर दो चारपाइयां रखी हुई थी, जो गांव के स्टाइल में ही अलग अलग कर कर इनकी पर खूबसूरत से पंजाबी दरियां बिछा रखी थी। दो सफेद कलर के तकिए रखे हुए थे, जिन पर बहुत खूबसूरती से हाथ की कढ़ाई की गई थी। बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरे और न्यू थे। गांव वालों ने नफासत और मोहब्बत के साथ सफाई सुथराई में नजर आ रही थी। कदीम स्टाइल की दो कुर्सियां, एक टेबल रखा हुआ था। टेबल के ऊपर हाथ से कढ़ाई या कढ़ाई किया हुआ कपड़ा डाला था, और कुर्सियों के ऊपर हाथ से कढ़ाई किए हुए दो कुशन रखे हुए थे। दीवार के साथ छोटा सा मिरर लगा हुआ था। गांव वालों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया था, जो शामिर और मिरहा को बहुत पसंद आया। बाकी के पुलिस फोर्स को रुकने के लिए अलग कर दिया गया था। शामिर का सारा सामान रखते हुए फोर्स के आदमी शामिर से इजाजत तलब करते हुए जा चुके थे। शामिर बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर आया तो मिरहा अपने कांधों से चादर उतार कर इसे फोल्ड करती हुई कमरे को बड़े गौर से देख रही थी। हाँ जी, मेरी बीवी को घर पसंद आया। शामिर हंसता आहिस्ता से चलता हुआ मिरहा के पुर्ज पर आन खड़ा हुआ और हाथ इसके पेट पर बांध लिए। अपनी थोड़ी से इसके कांधे पर टिकाकर पूछा, जी बहुत खूबसूरत घर है। शामिर, आपको पता है कि मैंने हमेशा इस तरह के घर सिर्फ किताबों में देखे हैं, जहाँ पर पंजाबी कल्चर दिखाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कितने प्यारे लोग हैं ये, और कितनी पुरसुकून जगह है ना। मिरहा ने बड़े खुश दिली से देखते हुए कहा, मगर मेरी जान, यहाँ पर लाइफ शहर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर पानी इस्तेमाल करने के लिए हैंडपंप को चलाना पड़ेगा, और बाकी तुम सुबह उठकर देख लेना। अब तुम अपनी खुशी से यहाँ पर आई हुई हो, फिर भी मेरी तरफ से ये ऑफर मौजूद है कि तुम अब भी बोर होने लगो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। आपने अभी से जाने की बातें शुरू कर दी हैं। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहते। मिरहा ने शामिर के हाथ अपने पेट से पटाए तो नाराजगी का इजहार किया। क्यों जी, मैं तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रखना चाहूँ? वापस मिरहा अपनी जानिब खींचते हुए अपने दोनों बाजू इसके कमर पर बांधकर अपने करीब करते हुए पूछा था, क्योंकि आपको आज़ादी चाहिए। आप चाहते हैं कि आप आज़ादी से घूमें फिरें, और अगर मैं साथ रहूंगी तो बीवी की नुक्ताचीनी करती रहूंगी, तो आपकी आज़ादी खतरे में रहेगी। मिरहा ने मुंह के जाविये बदलते हुए बड़ी अदा से कहा था, पता नहीं कौन कमबख्त आज़ादी चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा अपना कैदी बनाकर रखो, अपनी खूबसूरत बाहों का कैदी, अपनी खूबसूरत रेशमी जुल्फों का कैदी। वो बहकती हुई निगाहों से इसे देखकर इसके हाथों को पकड़ते हुए अपने लबों से लगाकर चूम रहा था। मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे साथ चलें, मुझे मुंह धोना है। मिरहा ने शामिर की टून खराब करते हुए इसका चैनल बदलने के लिए कहा था। हाँ जी चलो, तो मैं हैंडपंप से मुंह धुलवाता हूँ। शामिर मिरहा का हाथ पकड़कर इसे बाहर सहन में ले आया। हैंडपंप के पास साफ न्यू साबुन रखा हुआ था। गांव वालों ने अपनी तरफ से हर चीज का ध्यान रखा था। शामिर ने खुद हैंडपंप चलाते हुए मिरहा का मुंह धुलवाया और अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए मिरहा के आगे किया। मिरहा ने अपना रुमाल से अपना हाथ मुंह खुश किया, क्योंकि अभी तक सारा सामान पैक था, तो टॉवल इस वक्त अवेलेबल नहीं था। मीन, मौसम खराब हो रहा है ना? आसमान पर घने बादल देखकर मिरहा ने आसमान की तरफ जाने देखते हुए कहा। हाँ, मौसम तो काफी खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। शामिर ने भी आसमान की जानिब देखते हुए पेशगोई की थी। हवाएं भी काफी तेज चल रही थी, तो हैंडपंप
से मुंह धोने के बाद भी मिरहा को सर्दी का एहसास होने लगा था। गांव की अब हवाओं काफी ठंडी थी, ऊपर से बारिश का मौसम और तेज हवाएं। बाहर के मौसम में भी दिसंबर वाली फीलिंग आने लगी थी। मिरहा शामिर के साथ जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए कमरे में वापस चली आई, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मगर सहन के रूम में आते आते एकदम से शुरू हुई बूंदाबांदी से इनके कपड़े काफी नम हो गए थे। शामीर ने दोनों के बैग ओपन किए और अपने बैग से चेंज करने के लिए कपड़े निकाले। अब मसला था कि चेंज करने का, कि क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम तो था जिसमें जाकर चेंज कर लेते। वॉशरूम तो सहन में था और वहां पर बारिश हो रही थी और वॉशरूम पूरी तरह से ओपन था, इसलिए बाहर जाने का मतलब था और भी भीग जाना। तो ऐसे में वो बाहर जाने वाली गलती तो नहीं कर सकते थे। बारिश में तेजी आने लगी थी। मीर, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मिरहा ने कपड़े हाथ में लिए हुए बड़ी मध्यम सी आवाज में कहा। कपड़े तो मुझे भी चेंज करने हैं। शामिर को मिरहा की बात का मतलब तो अच्छी तरह समझ आ गया था, मगर वो मुस्कुरा सा मुंह बनाकर मासूमियत से बोला, जैसे इसे पता ही ना चला हो कि मिरहा क्या कहने की कोशिश कर रही है। मीर, मेरा मतलब है कि बाहर बारिश हो रही है, रूम में कपड़े कैसे बदल सकती है? मिरहा ने नजर झुकाए हुए कहा। क्यों, तुम रूम में कपड़े क्यों नहीं बदल सकती? शामिर मिरहा की हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैं आपके सामने कपड़े कैसे बदल सकती हूँ? मिरहा नजरें इधर उधर करते हुए कहा। तुम रूम में कपड़े बदल सकती हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रूम में कपड़े बदलने से। शामिर मुद्दे की बात पर ही आना ही चाहता था कि मीर समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने कपड़े कैसे बदल सकती हूँ? मिरहा ने शर्माए हुए नजरें झुकाकर बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कर सकती हो। सीने पर हाथ बांधे हुए गहरी नजरों से इसकी जानिब देखते हुए कहा। जी नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकती, मिरहा ने आंखें दिखाते हुए कहा। मगर मैडम, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बेचारा बंदा बारिश में कहाँ जाऊं, तुम ही बताओ। अब की बार शामिर ने मुस्कुराते हुए सीरियस कहा था। सच में बाहर बहुत तेज बारिश थी, तो वो कहाँ जाता? अब बाहर वाले रूम में चले जाएं। मिरहा रूम के आगे छोटे से छते हुए बरामदे की बात कर रही थी, जिसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी, इसलिए सीधी बारिश चारों तरफ से अंदर आ रही थी। वहां जाने का मतलब भी भीगना ही था, और ऊपर से ठंडी तेज हवाएं भी चल रही थी। शामिर को तो रूम में खड़े हुए कपकपी सी हो रही थी। ऐसे में बाहर जाके भीगने से तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मिरहान, तुमने बाहर देखा है? वो रूम नहीं है, क्योंकि रूम के चारों तरफ दीवारें होती हैं। मगर बाहर, तुम्हारे कहने का मतलब जो रूम है, इसके चारों तरफ से बारिश के बौछार अंदर आ रहे हैं। ऊपर से तेज हवा चल रही है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा शोहर यहाँ पर आते ही बीमार पड़ जाए? गरीब किसानों की मदद क्या मैं खाक करनी है? आते ही अपनी बीमार हो जाऊं तो ठीक है, मैं चेंज किए बिना सो जाती हूँ। मिरहा ने अपना सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया था। पागल लड़की, बीमार होने का इरादा है, मैं चेंज किए बिना सो जाती हूँ। शामिर ने इसकी नकल उतारते हुए इसी इसके स्टाइल में कहा। अभी शामिर की बात कर ही रहा था कि लाइट चली गई। गांव में अक्सर ऐसा होता था कि जब बारिश आती थी तो लाइट बंद कर दी जाती थी, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। लीजिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो रूम में कपड़े बदल सकती हो। लाइट जाने पर शामिर ने मिरहा की प्रॉब्लम का हल निकालते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, वैसे भी कपड़े कुछ ज्यादा गीले नहीं है। मिरहा को बहुत झिझक महसूस हो रही थी शामिर की मौजूदगी में कपड़े बदलने पर। हालांकि कमरे में बहुत अंधेरा था। मिरहा, चुपचाप कपड़े चेंज करो। अगर गीले कपड़ों की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब की बार शामिर ने थोड़ा सख्ती से कहा था। मगर मीर, मैं आपके सामने कैसे? मेरी जान, रूम में जितना अंधेरा है, तुम्हें लगता है मुझे कोई एलियन हूँ जो मुझे अंधेरे में कुछ नजर आ रहा होगा? शामिर की बात पर बीच में काटते हुए कहा था। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं अपनी आंखें बंद करके मुंह पर हाथ रख लेता हूँ। नहीं, आप अपना मुंह भी दूसरी तरफ करके रखना। मिरहा ने अपनी सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ा दी। आपको कसम कसम है, जो आपने अपनी आंखें खोली या मुंह इधर किया तो। ओके बाबा, तुम आराम से कपड़े चेंज करो, और यकीन रखो तुम्हारा शोहर तो बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, बेईमानी नहीं करेगा। शामिर को मिरहा की शर्म पर हंसी आ रही थी। मेरी जान, कब तक मुझसे इतनी शर्म करोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी पनाहों में आना ही होगा। फिर अपनी 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 हर एक तड़प का गिन गिन कर हिसाब लूंगा। वो दूसरी तरफ रुख किए हुए मिरहा के हुक्म के मुताबिक आंख बंद करके अपने मुंह के पर हाथ रखकर खड़ा हुआ, सोचकर कुछ अंधेरे में मुस्कुरा रहा था।
आहा आहा, मिरहा की बहुत ऊंची आवाज में चीख कर पूरे रूम में गूंजी। मिरहा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, शामिर ने ऊंची आवाज में कहा और रुख बदलकर मिरहा की जानिब अंधेरे में भागकर आया। इससे पहले कि वो मिरहा तक पहुंचता, मिरहा भी भागकर इसी की तरफ आ रही थी। अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। दोनों एक ही सीमित भागने की वजह से एक दूसरे से टकराए। मिरहा जोर से शामिर के फौलादी सीने के साथ ठा करके टकराई थी। मिरहा जोरदार बिजली कड़कने से डर गई थी। इसी घबराहट में इसके मुंह से भयानक चीख निकली थी। शामिर को आइडिया था कि मिरहा डर गई है, इसलिए वो मिरहा की जानिब भाग कर आया था। मीर, मुझे डर लग रहा है। वो शामिर के सीने से लगी हुई थी। इसने अपने दोनों हाथ शामिर की कमर पर बांध रखे थे। इसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे अभी दिल की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएंगी। गांव के खुले इलाके में आसमानी बिजली कड़कने की आवाज इस कदर भयानक होती थी कि गांव वाले खुद भी अक्सर आसमानी बिजली कड़कने से डर जाते थे। तो मिरा के लिए ये सब तो बहुत कुछ अलग और नया था, इसलिए वह जरूरत से ज्यादा ही डर गई थी। बाहर अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और बार बार आसमानी बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। गांव के खुले इलाके में रात के वक्त दूर दूर तक कहीं से कुत्तों की भौंकती हुई आवाजें रात को और भी भयानक बना रही थी। मेरी जान, मैं हूं तुम्हारे पास, डरने की जरूरत नहीं है। वो इसे मजबूती से अपने बाहों के घेरे में लिए कुछ अपने तहफ्फुज का एहसास दिलाते हुए बोला। वो शामिर की कमर में सख्ती से हाथ डाले हुए इसके सीने की पर चेहरा छुपाए हुए कांप रही थी। इसे चुप करवाते हुए शामिर को अब एहसास हुआ था कि जब वो डर के इसके जाने भागी तो इसके जिस्म पर शर्ट मौजूद नहीं थी। वो अपनी शर्ट उतार चुकी थी और इसी दौरान बिजली की कड़कड़ाहट से वो घबराकर शामिर की जाने भागी थी। शामिर जब इसे रिलैक्स करवाने के लिए इसकी पीठ हिला रहा था, इस वक्त इसके हाथों ने इसकी नर्म मुलायम कमर को बेलिबास महसूस किया था। पहले तो सिर्फ मिरहा का दिल जोर से धड़कता हुआ पसलियां तोड़कर बाहर आने को था, मगर अब तो शामिर का दिल अपना पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेकरार हो रहा था। जब मिरहा की थोड़ी सी घबराहट कम हुई तो इसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचकर शर्म से पानी पानी हो रही थी कि इसने क्या गलती हो गई। अब वो अंधेरे में शर्म से लाल होती हुई शामिर से दूर होने लगी थी, मगर शामिर इसके नर्म मुलायम जिस्म को महसूस करके अब खुद से दूर करने पर आमादा ना हुआ। इसकी कमर में हाथ डालकर झटके से इसे वापस खुद के करीब कर लिया। मीर, इसने तेज धड़कनों से रक्स में अटकते हुए अल्फाजों के मीर का नाम लिया। मीर की जान, अब खुद इतनी करीब आकर ऐसे मौसम में दूर मत जाओ। दूर जाने से तो अच्छा है तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो। मेरी जान, तुम्हारे मीर का दिल और इसके मुंह से जो जज्बात इस वक्त मीर के बस में नहीं थे, और ये माहौल मेरी जान तुम्हारी एक गलती ने पैदा किया है। प्लीज अब मेरे दस्तरस में खुशी से आ जाओ और इससे ज्यादा में मीर की मोहब्बत का इम्तिहान मत लो। तुम पर पूरा हक रखते हुए पिछले 8 महीनों से दूरी बनाकर रखना मेरे लिए किस कदर मुश्किल था, ये मैं शदीद लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकूं। और मैं आज भी आज भी ये लकीरें कभी खुद इसने क्रॉस नहीं करूंगा, जब तक मेरी जान तुम अपनी हाँ का इजहार नहीं करोगी। शामिर की गंभीर आवाज से इसके कान की लो पे अपने अनाबी रगों से चूमते हुए सरगोशी करते हुए कहा था। इसकी आवाज इतनी शिद्दत और मोहब्बत भरी थी कि मेरा अपने मीर से दूर हो ही नहीं पा रही थी। वो कैसे बताती वो कब से मीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, और वह इस मोहब्बत की शिद्दत का एहसास मिरा को तब हुआ जब मीर ने इसे छोड़कर गांव में आने के लिए कहा था। इसने इसी वक्त सोच लिया था कि वो बहुत जल्द ही शामिर को बता देगी कि सिर्फ शामिर ही इसकी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो भी अपने मीर से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है। मगर आज अपने मीर को अपने नाजुक वजूद को सौंपकर वो अपनी मोहब्बत का एहसास इसे दिलाना चाहती थी। इसलिए चुपचाप खुद को इसके दस्तरस में देते हुए अपने आप को इसके हवाले कर दिया। वो इसके सीने में सर छुपाकर इसकी बाजुओं में खुद को महफूज करके खड़ी हो गई थी। मीर की जान, क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूं? मीरा को अपने सीने से साफ लगी हुई खड़ी देखकर शामिर ने पूछा। शामिर के अनाबी लब अंधेरे में मुस्कुरा रहे थे। बेशक मिरहा ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया था, मगर इसकी मजबूत कसरती सीने पर हाथ रखकर अपना मुंह उसके सीने में छुपाए हुए अपनी जगह पर खड़े रहने का मतलब यही था। थैंक यू सो मच मीर की जान, मैं हमारी रात को इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि जब हम याद करेंगे तो हमेशा ये रात हमारे लिए खुशी का बायस होगी। हल्के से सरगोशी करते हुए इसे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में और भी कस लिया।
मिरहा के कांपते हुए वजूद को अपनी बाहों में भरकर पास पड़ी हुई चरपाई पर बड़े आराम से इसने लिटा दिया। चरपाई पर रखी हुई मोटी चादर उठाकर इसने मिरहा के ऊपर डाल दी, क्योंकि सर्दी से इसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। शामिर अपनी गीली शर्ट के बटन खोलते हुए शर्ट को जमीन पर फेंक चुका था। इसने भी मोबाइल की टॉर्च जलाकर रूम में मध्यम से रोशनी कर दी। टॉर्च की मध्यम से रोशनी से मिरहा ने चादर खींचते हुए अपने चेहरे को ढांप लिया। शामिर की कुर्बत का सोचकर ही मिरहा का दिल धक धक कर रहा था। वो तो अंधेरे में ही शामिर की नजरों को महसूस कर सक होती हुई शर्म से लाल हो रही थी। अब रोशनी में तो शामिर की नजरों को हरगिज बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। शामिर की नजरों से खुद को बचाने के लिए इसने चादर का सहारा लिया। वो चादर का कोना उठाते हुए मिरहा के साथ लेट गया। शामिर ने मिरहा के हाथ गाल पर हाथ रखकर इसके रुख फेरकर अपनी तरफ करते हुए इसका चेहरा इसके ऊपर झुकाया हुआ था। मीर, प्लीज लाइट नहीं, लफ्जों को तोड़ती हुई मध्यम आवाज में बोले। मीर की जान, तुम्हारे चेहरे पर अपनी कुर्बत के रंग देखने का पूरा हक है। मुझे प्लीज मेरे इस हक से महरूम तुम नहीं कर सकती। अपने सख्त बियर्ड वाले गाल को नरमी से इसके मखमली गालों से बारी बारी रब करते हुए बहकी हुई आवाज में बोला। प्लीज मीर, लाइट बंद कर दे, मुझे शर्म आ रही है। अपना सर इसके सीने में छुपाते हुए आहिस्ता से कहा। मीर की जान, तुम पर कुर्बान हो, मगर लाइट बंद नहीं हो सकती। कैसे अपनी इस खूबसूरत रात में तुम्हारे चेहरे पर अपनी तड़पती हुई कुर्बत के रंग न देखूं? ये मुमकिन नहीं है मेरी जान। प्लीज आज की रात ये मज़ाहमतें खड़ी न करो। मुझे महसूस करने दो अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में। आज की रात शर्मो हया के सारे पर्दे गिराकर खुद को मेरे हवाले कर दे। मेरी जान, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें मोहब्बत से चूमने का पूरा हक है मेरे पास। आज की रात मुझे सारे खूबसूरत हक दे दो प्लीज। वो इतनी मोहब्बत से मिरहा से अपने हक मांग रहा था, जिनको जबरदस्ती पाने का भी इसके पास पूरा अख्तियार था। मिरहा ने इसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेकते हुए आंखें बंद कर ली। वो आज मीर को इसके सारे हक देना चाहती थी, वो हक जिसकी इजाजत इसे खुदा ने दी थी। जब इसने सारे हक रखते हुए कभी इसके वजूद पर जबरदस्ती हक नहीं जताया, तो आज मिरहा ने भी दिल से खुद को अपने मीर के हवाले कर दिया। इसके कानों में पहनी हुई छोटी छोटी प्लेन बालियां को शामिर अपने लबों से खोल रहा था। इसके लबों की हिद्दत से मिरहा के पूरे बदन में सनसनी से दौड़ रही थी। वो अपने हाथों से बालियां उतारकर जमीन पर फेंक चुका था। वो अपने अनाबी लबों को इसकी नाजुक पंखड़ियों पर रखते हुए अपनी कैद में ले गया था। वो बड़ी शिद्दत से पंखड़ियों को मोहब्बत का एहसास दिलाते हुए पीछे हटा। मीरा की आंखें बंद किए हुए तेज सांसें ले रही थी। वह इसकी बंद आंखें शर्माते हुए चेहरे और तेज सांसों को देखकर अनाबी लब को मुस्कुराता हुआ फिर से इसकी नाजुक नमी से भरी भरपूर पंखड़ियों पर झुक गया। अब की बार शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी। न जाने कैसी तलब थी जो उसके पास, न जाने और भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद अपनी तलब पूरी करके पीछे हटा और इसकी नाजुक सी गर्दन पर झुक गया। इसकी गर्दन पर अपने लबों के नरम गरम लम्स छोड़ते जा रहा था। लम्सों की शिद्दत से मिरहा ने मुंह से सिसकियां निकलने लगी। कितनी देर तक वो अपने लम्स गर्दन पर लुटा रहा था। गर्दन से इसके सुलगते हुए लब जब दिल वाले मकाम पर रुके, तो मिरहा की सिसकियां और भी तेज होने लगी थी। दिल वाले मकाम पर लम्स छोड़ते हुए और भी बहकता हुआ बेकाबू सा हो रहा था। इसके हाथों के लम्स मिरहा के अपने पूरे वजूद पर महसूस कर रही थी। इसके लम्सों में इतनी शिद्दत थी कि अपना पूरा वजूद ठंडे मौसम में भी जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी गुजरी हुई तमाम रातों का बड़ी मोहब्बत से हिसाब किताब पूरा कर रहा था। वो अपनी मोहब्बत की बारिश मिरहा के पूरे वजूद पर बरसा रहा था। वो अपनी मोहब्बत के मामले में हिसाब किताब का बहुत पक्का था, कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी हर तड़प और हर गुजरी हुई रात का बड़ी अच्छी तरह से हिसाब बराबर कर रहा था। कहीं इसकी मोहब्बत में बेहद नरमी आ जाती, तो कहीं इसे बेलगाम जज्बातों को सख्तियां महसूस करके वो सिसक उठती थी। वो इसकी मोहब्बत की शिद्दतों को बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मजबूत सख्त जान ऐसी भी शामिर मलक था। इसको सहना मिरहा जैसी नाजुक सी जान के लिए इतना आसान नहीं था। वो तो मध्यम सी रोशनी इस वक्त के दूध जैसे गोरे और रेशम जिस्म जैसे मखमली बदन की रानाइयां देखकर बहकता ही चला जा रहा था। इसके वजूद से उठती हुई खुशबू इसे मदहोश सा कर रही थी। अब पूरे रूम में इन दोनों की तेज सांसों की आवाजें आ रही थी। मीर की शिद्दतों से मिरहा के मुंह से सिसकियां और तेज होने लगी थी। शामिर बार बार इसकी नाजुक पंखड़ियों अपने अनाबी लब
रख कर इसकी मासूम सिसकियों को दबा देता था। वो गुजरती हुई रात इसके साथ अपनी मोहब्बत के सारे हिसाब इसके नाजुक वजूद से बड़ी मोहब्बत के साथ वसूल कर रहा था, मगर इसकी शिद्दतों में मिरहा तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत को साफ महसूस कर रही थी। आज इसे अपने वजूद पर अपने शोहर से पाक बाहिफाजत मोहब्बत का कवर चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर वो खुद को इतनी शिद्दतों के बाद भी बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज वो अपने शोहर की पाक मोहब्बत को खुद पर बिछी हुई देखकर अपने वजूद को इतने सालों बाद पाक महसूस कर रही थी। इसे मीर को इजाजत क्या मिली थी कि पूरी रात शामिर ने अपनी मोहब्बत से बेहाल कर रखा था। सुबह 4 बजे के करीब जाकर बड़ी मुश्किल से इसने मिरहा की जान बख्शी। मिरहा इसकी शिद्दतों से इस कदर टूटी हुई थी कि शामिर की मोहब्बत से जान छूटते ही कब इसकी आंख लगी इसे पता नहीं चला। इसकी आंख तो तब खुली जब बाहर आती हुई हल्की हल्की रोशनी से इसे खुश आमदीद कहा। आज वह अपने शोहर की मोहब्बत में पूरी तरह से रंग चुकी थी। मिरहा ने जब नींद की खुमारी से जागते हुए आंखें खोली तो खुद पर वजन महसूस करते हुए अपने हाथ अपने ऊपर देखा और हल्के से मुस्कुराई थी। शामिर अपने लंबे चौड़े मजबूत कसरती जिस्म को पूरी तरह से इसके ऊपर विराजमान किए हुए लेटा था। मिरहा ने शर्माते हुए हल्के से मुस्कुराकर अपने मीर के पुरसुकून और खुशी से चमक वाले चेहरे को देखा था। मिरहा को पता था कि इसके मीर के चेहरे पर यह खुशी इसकी मोहब्बत को पूरी तरह से पा लेने की थी। बेख्तियार मिरहा का हाथ मीर के गाल पर गया। इसने बड़ी मोहब्बत से शामिर के गाल पर हाथ फेरते हुए हल्के से लब हिलाकर आई लव यू कहा। आई लव यू टू मेरी जान। शामिर ने मुस्कुराते हुए सर ऊपर उठाकर इसके आहिस्ता से सरगोशी में बोले हुए आई लव यू का जवाब दिया। मीर आप जाग रहे थे? मिरहा ने शर्माते हुए नजरें और हाथ शामिर के ऊपर से हटाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था, मगर मेरे कानों ने मेरी बीवी की मीठी आवाज सुनी तो सुबह सुबह मुझे बड़े प्यारे से आई लव यू कहकर जगा रही थी। ओ माँ! शामिर ने अपनी लब इसके गाल पर रखकर बड़े जोर से आवाज वाली किस की थी। आपने ख्वाब देखा है? मैंने तो आई लव यू नहीं कहा। मिरहा ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्माते हुए साफ मुकर गई। अच्छा जी, सोच लो, पुलिस वाला हूँ, 1 मिनट से पहले झूठ पकड़ लूंगा और पकड़े जाने पर सजा भी दे सकता हूँ। वो मिरहा के ऊपर ही लेटा हुआ इसके चेहरे से रेशमी जुल्फों को हटाते हुए इसे प्यार भरी धमकी दे रहा था। मुझे पता है कि आप मुझे सजा नहीं दे सकते, इसने बड़े मान से कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सजा नहीं दे सकता? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो प्यार का मतलब ये तो नहीं कि सजा नहीं दे सकता, मगर ये अलग बात है कि वो सजा मेरे प्यार का ही हिस्सा होगी। मेरी सजा देने का स्टाइल भी अलग होगा, बिल्कुल मेरी मुनफरिद मोहब्बत के जैसा। वो आज मिरहा की मोहब्बत को पूरी तरह से पाकर बहुत खुश था। आज इसने अपने सारे हक बड़ी मोहब्बत से मिरहा की रजामंदी से हासिल कर लिए थे। वो अपने जायज हकूक लेकर जो खुशी के अंदर थी वो इसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। मीर प्लीज पीछे हटें, आप बहुत भारी है। मिरहा के ऊपर शामिर जो पूरी तरह से फैल कर लेटा हुआ था, मिरहा के सांस से दब रही थी। इसके भारी भरकम वजूद के तले ऊपर से शामिर की मोहब्बत भरी कुमारी वाली बातें मिरहा को और भी शर्म से लाल कर रही थी। मगर मेरी जान, इस वजन को अब तुम्हें हर रात और हो सकता है कभी कभी दिन में भी बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि बहुत तड़पाया है तुमने मुझे अपनी मोहब्बत और कुर्बत के लिए। वो मुस्कुराता हुआ अपने निचले होंठों को दांतों तले तक कुचलकर इसे अपने ऊपर से हट गया। वो सिर्फ इसे अपने ऊपर से हटाना जरूरी था, मगर मगर अपना मजबूत बाजू इसकी कमर में डाले हुए इसको अपने साथ लगाकर लेटा हुआ था। ऊपर से एक ही चरपाई पर दोनों के लिए जगह कम थी, इसलिए पहले शामिर मिरहा के ऊपर अपनी जगह बनाए हुए था, अब मिरहा शामिर के ऊपर पूरी तरह से चिपकी हुई लेटी। कुछ तो शामिर ने इसे अपनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़ रखा था, और कुछ चारपाई भी छोटी होने की वजह से मिरहा के पास कोई भी राह फरार नहीं थी। प्लीज मीर, मुझे उठने दे, मुझे भूख लगी है। वो मीर के बाजू को अपने ऊपर से हटाती हुई उठने लगी थी। मेरी जान, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। पहले मुझे थोड़ी सी भूख मिटा लेने दो, फिर तुम्हारी भूख मिटाने का मैं बहुत जबरदस्त इंतजाम कर दूंगा। वो वापस खींचकर अपने ऊपर डालते हुए इसके कमर के सरापे को बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो किसी को और ही मूड में बोल रहा था। इसकी भूख खाने से मिटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मीर प्लीज पहले खाना। शामिर की
वो के बदलते हुए रंग देखकर मिरहा ने घबराते हुए कहा। वो जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मुझे अपनी भूख मिटा लेने दो, इसके बाद तुम्हारी भूख का बहुत अच्छा इंतजाम करूंगा। वो शरारती लबों से मुस्कुराता हुआ अशोक लहजे में बोला। वो मिरहा के सर के पीछे हाथ रखकर दबाव डालकर इसे अपने चेहरे पर झुका चुका था। इसके रेशमी बालों की में खुमारी से मुंह छुपा रहा था। मीर, पूरी रात आपने अपनी बहुत भूख मिटा ली है, प्लीज मेरी बात सुने। मीर मीर की खराब होती हुई टोन को देखकर मिरहा की जान निकल रही थी। मगर मेरी जान, भूख मिटती नहीं है ना। ना मसला ये है। शरारती होता हुआ मिरहा की हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। प्लीज मीर, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। शामीम ने गुजरी हुई रात मिरहा से अपने मोहब्बत के एक एक मिनट का हिसाब बड़ी अच्छी तरह से बराबर किया। अब मिरहा में शामीर की शिद्दतों को सहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वह तकरीबन मिन्नत करने वाले अंदाज से इसे रोक रही थी। शामीर को इसकी छोटी सी जान पर तरस आ गया। वह जिस तरह से मिन्नत करते हुए बोल रही थी, शामीर ने अपने दिल पर जबर करते हुए अपने बेलगाम जज्बातों को रोककर मीर की जान की भूख मिटाने का इंतजाम करने का फैसला किया।